इंटरनेशनल रिलेशन को जब हम पढ़ते हैं तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे एक एग्रीमेंट हो गया कॉम कासा एग्रीमेंट, ये मेनली कम्युनिकेशन एक्सचेंज के लिए है। एक लिमोआ एग्रीमेंट है, एक लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए एग्रीमेंट है। का पीवाई क्यू पूछा गया था कि चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल्स टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। साउथ चाइना सी जो हमेशा इशू में रहता है, साउथ चाइना सी में चाइना कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंडो पैसिफिक में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसे इंडिया कैसे काउंटर। और एक एग्रीमेंट है बेका, BECA, बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है। इसमें हम मेनली हाय आई एम शुभम शर्मा, दिस इज सोशल मंत्रा टीम। यूपीएससी मेंस 2026 के पर्सपेक्टिव से हम IR पर एक सीरीज़ ला रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा हम इस सीरीज़ को 1 अगस्त तक यूपीएससी मेंस के डेट के अकॉर्डिंग 1 अगस्त तक इसे कंप्लीट कर सकें। इसमें करीब करीब अराउंड 15 लेक्चर रहेंगे बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो कई बार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स वगैरह पढ़ते पढ़ते IR पर लोगों का ध्यान नहीं जा पाता। तो हम लोगों का प्रयास है कि एक थीम बेस्ड एनालिसिस अकॉर्डिंग टू PYQ करके हम एक्सपेक्टेड थीम 2026 के लिए निकाल सकें। और आगे देखते हैं हम GS पेपर 2 में इसका वेटेज कितना है। PYQ को जब हम देखते हैं पिछले सालों के, तो उसमें हमेशा क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 IR से ही होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके 10 नंबर के रहते हैं सेट, और 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके 15 मार्क्स के रहते हैं। तो करीब करीब हर एक साल हम देख पा रहे हैं 20 नंबर का ये और 30 नंबर का ये, 30 नंबर का ये, तो टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन तो IR से आ ही रहे हैं। 50 मार्क्स आउट ऑफ 200 बहुत मायने रखता है, क्योंकि यूपीएससी मेंस के लिए एक एक नंबर ही मायने रखता है। तो 50 नंबर बहुत होते हैं, लेकिन बच्चों का इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता। तो हम प्रयास करेंगे कि लेक्चर सीरीज को ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। PYQ से हम थीम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उन थीम को हम मल्टी डायमेंशन में तोड़ने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि IR काफ़ी डायनामिक और एनालिटिकल सब्जेक्ट है। पिछले जो 1-2 सालों में न्यूज़ चर्चा में रही हैं, उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और डायनामिक है तो इसका मतलब ये नहीं है हम केवल करंट अफेयर और इवेंट्स को देखते रहें। उनका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी होता है जिसे हमें कवर करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पर इस पर हम अभी उतनी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी सीरीज़ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी कवर करेगी। मेंस का जिस हिसाब से हम पढ़ेंगे, मैप एनालिसिस करेंगे, थीम एनालिसिस करेंगे, तो उसमें आपके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जो काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। 8 से 10 क्वेश्चन, करीब करीब 20 नंबर के क्वेश्चन IR से बनते हैं। कोर्स का हमारा अप्रोच यही रहेगा, PYQ बेस्ड एनालिसिस, थीम बेस्ड लर्निंग रहेगी हमारी। थीम बेस्ड एग्जांपल जैसे इंडिया चाइना न्यूज़ में रहता है, तो इंडिया चाइना पर ज़्यादातर कौन से डायमेंशन बनते हैं। PYQ देखते हैं हम, तो इंडिया चाइना को लेके ज़्यादातर क्वेश्चन इंडो पैसिफिक, सप्लाई चेन, ट्रेड डेफिसिट को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएं। इन सभी डायमेंशन में एक इंटरलिंकेज रहती है। इंडिया चाइना में बॉर्डर डिस्प्यूट भी रहता है, लेकिन अभी देखा गया है मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आया है। लेकिन फिर भी एक PYQ, इंडिया चाइना का PYQ पूछा गया था कि चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल्स टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। इन दी लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। तो इसमें पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस तो पूछा है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से नहीं है। क्वेश्चन की डायरेक्शन जा रही है मिलिट्री पावर में, कैसे पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस को चाइना मिलिट्री पावर में चेंज कर रहा है और एशिया में इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस कर रहा है। साउथ चाइना सी जो हमेशा इशू में रहता है, साउथ चाइना सी में चाइना कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंडो पैसिफिक में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है
और उसे इंडिया कैसे काउंटर कर रहा है। बहुत सारी थीम है, बहुत सारी चर्चा है, हम आगे आके लेक्चर्स में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में आंसर राइटिंग डेवलपमेंट भी करेंगे, जिसमें हम एक थीम को पकड़ेंगे, उस थीम से PYQ कितने आए हैं, और उस PYQ को फिर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क में तोड़ने का प्रयास करेंगे। मेनली फोकस आंसर राइटिंग पर रहेगा, PYQ एनालिसिस पर रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशन को जब हम पढ़ते हैं तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते समय हमें केवल इवेंट्स पर गौर नहीं करना है, केवल इवेंट्स को नहीं देखना है। जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी करंट में चल रही है, तो केवल उसी वेस्ट एशिया क्राइसिस को केवल वहीं तक नहीं छोड़ना है। वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है, US इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन US इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे देखना है। इंडिया की वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रही है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे देखना है। इंडिया का वेस्ट एशिया में डायस्पोरा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे देखना है। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को लेके चाइना की इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से इन्फ्लुएंस बढ़ेगी, उससे इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी किस तरीके से हर्ट होगी, उस टाइप को देखना है। एक नैरो पर्सपेक्टिव में नहीं देखना है हमें, केवल हमें फैक्ट्स और इवेंट प्रिपेयर नहीं करना है। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि सिलेबस में, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में 4 लाइन मेंशन्ड है। पहली लाइन है इंडिया एंड इट्स नेबर, दूसरी लाइन है बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, जैसे अपना ब्रिक्स हुआ, सार्क हुआ, SCO हुआ, और तीसरा है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियाज डायस्पोरा। और चौथे पे आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक UN, WTO, वर्ल्ड बैंक और देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट, वट इनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज भी रहते हैं, जैसे WTO में रिफॉर्म, चाइना जैसे UNSC में रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया इसमें रिफॉर्म चाहता है, परमानेंट सीट चाहता है, लेकिन किस प्रकार से वेस्ट कंट्रीज़ और चाइना UN में इंडिया की परमानेंट सीट को रिफॉर्म के अगेंस्ट खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है। सिलेबस में अपन को मेन अकॉर्डिंग टू PYQ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम थीम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी लेक्चर सीरीज चालू करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम इंडिया और अपने नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान मेन रहेगा। और उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में जैसे श्रीलंका है हमारा और मालदीव्स है, तो इंडो पैसिफिक पर्सपेक्टिव में इन कंट्रीज़ को पढ़ना है। इन कंट्रीज़ पर चाइना के इन्फ्लुएंस से किस टाइप से इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी हर्ट होती है, किस टाइप से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी हर्ट होती है, इन चीज़ों को मतलब बहुत और भी डायमेंशन है, सारी डायमेंशन को हम कवर करेंगे। रिसेंटली नेपाल में भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, नेपाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इंडिया नेपाल के रिलेशन को भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग, इसमें हम मेन बायलैटरल ग्रुप्स और रीजनल ग्रुप्स को देखेंगे। इंडिया EU के क्या इशू रहते हैं, यूरोपियन यूनियन के क्या इशू रहते हैं, इंडिया रसिया का क्या इशू रहता है, तो ये सारे इसमें मेजर कंट्रीज़। और रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग में जैसे अपना ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। नेक्स्ट, मेजर थीम बेस्ड ऑन PYQ एंड करंट अफेयर। पिछले 2013 से 2015 के अगर हम PYQ को एनालिसिस करते हैं, तो उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थीम निकल के आती हैं, जिन पे हर एक साल UPSC लगभग उन्हीं थीम के इर्द गिर्द UPSC में क्वेश्चन आते हैं। तो मेन थीम इंडिया चाइना रिलेशन, इंडो पैसिफिक, जैसा कि हम पहले भी सारा को चर्चा कर चुके हैं, इंडिया श्रीलंका, मालदीव, इंडियन ओशन रीजन, इंडिया मिडिल ईस्ट, IMEC, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी G20 में प्रपोज किया था। और ये मेन इंडिया का प्रोजेक्ट है, चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी चाइना के प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए। इंडिया मिडिल ईस्ट में इंडिया का एनर्जी को लेके क्या इंटरेस्ट रहता है, वेस्ट एशिया में पूरा इंडियन डायस्पोरा को लेके क्या इशू रहता है, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। एक तरफ अफ्रीका में इंडिया के इंटरेस्ट भी हैं, दूसरी तरफ चाइना के भी इंटरेस्ट हैं। चाइना अफ्रीका में इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। चाइना की पॉलिसी डेट ट्रैप वाली रहती है, इंडिया की पॉलिसी डेवलपमेंट पॉलिसी रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहाँ की लोकल नीड के हिसाब से लाता है। चाइना का मेन फोकस उसके रिसोर्सेज पर रहता है, इंडिया का मेन फोकस उसके रिसोर्सेज पर नहीं है। इंडिया का मेन फोकस है वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ आदि पर। इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। इंडिया और US के जिस प्रकार से
ट्रेड को लेके इशूज़ होते रहते हैं। तो इंडिया यूएस के बहुत सारे एग्रीमेंट हैं। इंडिया यूएस के सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जैसे एक एग्रीमेंट हो गया कोमकासा एग्रीमेंट, ये मेनली कम्युनिकेशन एक्सचेंज के लिए है। एक लिमोआ एग्रीमेंट है, एक लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए एग्रीमेंट है। जैसे यूएस के नेवल शिप्स इंडिया के सैन्य बेस इंडिया के आर्मी बेस मिलिट्री बेस को यूज़ कर सकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए और उनकी सर्विसिंग के लिए। और एक एग्रीमेंट है बेका, BECA, बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है। इसमें हम मेनली मैप, नेविगेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो कि इंडो पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी नेविगेशनल हेल्प मिलती है और नेविगेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ये बहुत सारी थीम है, इन सब थीम की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यूएन रिफॉर्म इंपॉर्टेंट थीम है, पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए इनसे। यूएन रिफॉर्म में मेनली रहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट। जियो इकोनॉमिक, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे AI हो गया अपना, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, इस टाइप की जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं। कुछ एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हैं, जैसे लिथियम बैटरीज, ये सब टेक्नोलॉजी को डिटेल में चर्चा करेंगे। ग्रीन ट्रांजिशन, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें ग्रीन ट्रांजिशन की ओर बढ़ रहे हैं हम। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन एनर्जी, इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। WTO रिफॉर्म, WTO को लेके चाइना और इंडिया हमेशा एक पक्ष में रहते हैं, लेकिन US की वजह से WTO के रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है। WTO में US, इंडिया और चाइना का विरोध करता है, किसके लिए? एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए। कनेक्टिविटी कॉरिडोर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया के द्वारा साउथ ईस्ट में भी बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया नेबरहुड रिलेशंस के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर करने के लिए। जैसा कि हमें पता है साउथ चाइना सी में चाइना और साउथ एशियन कंट्री जैसे फिलीपींस और वियतनाम, इन कंट्रियों का साउथ चाइना सी को लेके एक डिस्प्यूट बना हुआ है। 9 डैश लाइन है ये। चाइना ने यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं और UN क्लॉज के अकॉर्डिंग उसने साउथ चाइना सी पर कब्जा कर रखा है। इसके लिए 2018 में एक आर्बिट्रेशन का फिलीपींस के पक्ष में डिसीजन आया था, लेकिन चाइना ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो ये साउथ चाइना सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स को लेके और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि चाइना का एनर्जी ट्रांसपोर्ट मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ, साउथ चाइना सी से होता हुआ ट्रांसपोर्ट यहाँ से होता है। ये एक तरह से मलक्का स्ट्रेट चोक पॉइंट है। तो चाइना साउथ चाइना सी में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा ही, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर ये बंद हो गया किसी कारण से तो चाइना की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। चाइना भी मेनली इंपोर्ट करता है एनर्जी, ऑयल। इसकी भी 80% डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी ऑयल पर ही है। तो चाइना की इकोनॉमी के लिए साउथ चाइना सी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थीम पर बात हो गई, अब हम PYQ देख लेते हैं। पिछले साल में इन थीम से कितने PYQ आए हैं। ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, लेकिन हम डिटेल में इंडिया चाइना है तो इंडिया चाइना से जितने भी क्वेश्चन आए सारे डिटेल में देखेंगे। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताया है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मालदीव से क्वेश्चन आया, तो मालदीव से क्वेश्चन, मालदीव और इंडिया का क्या ट्रेड है और मालदीव और इंडिया के क्या डायरेक्ट इशू हैं, इससे नहीं है। मालदीव को इंडियाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए मालदीव किस टाइप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव की लोकेशन इंडियन ओशन पर काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहाँ से लगभग वर्ल्ड का 80 to 85% ट्रेड होता है। तो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालदीव का चाइना में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला क्वेश्चन, डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन। अब वेस्ट चाहता है कि सप्लाई चेन पर जो दुनिया की डिपेंडेंसी चाइना पे है उसका कोई एक अल्टरनेट बने। तो एक चाइना +1 स्ट्रेटजी है, जिसमें वेस्टर्न कंपनी है वो अपने सारे प्रोजेक्ट चाइना से उठा के साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और इंडिया में लाने का प्रयास कर रही हैं।
लेकिन इंडिया में अभी वो पेस नहीं आ पा रही है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे फिलीपींस और वियतनाम में है, क्योंकि अभी इंडिया में काफ़ी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हैं। सागरमाला मेनली पोर्ट डेवलपमेंट, भारतमाला मेनली कनेक्टिविटी, इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए भारतमाला है, और कोस्टल कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए सागरमाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना एक्सपोर्ट कंट्री इसीलिए है क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पोर्ट्स, रोड्स कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है, काफ़ी डेवलप्ड है। सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन मीन्स किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेके उसे मार्केट तक, लोगों तक पहुंचाना, ये जो सारी चेन है वो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन की पूरे वर्ल्ड की चाइना पे काफ़ी हैवी डिपेंडेंसी है। अगर चाइना में कोई इंटरनल इशू होता है या चाइना सप्लाई चेन को डोमिनेट करता है तो सारी दुनिया पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है सप्लाई चेन, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर सीरीज में। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि इंडिया अपनी पार्टनरशिप बना रहा है। ये सारी कंट्री इंडिया के लिए गेटवे हैं सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए क्योंकि सेंट्रल एशिया में इंडिया रिसोर्स देखता है, एनर्जी सिक्योरिटी देखता है, काफ़ी सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो देखता है। तो बहुत सारे इंडिया के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं इधर। जैसे हमने अभी अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तानी जो संसद है वो इंडिया ने ही, उसका कंस्ट्रक्शन का काम इंडिया ने ही अपने बजट से किया है। तो इंडिया की पॉलिसी रहती है, जैसे अफ्रीकन कंट्री के साथ चाइना की पॉलिसी डेट ट्रैप की है। अगर अफ्रीका में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अफ्रीका में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो चाइना उन्हें लोन देता है डेट ट्रैप में फंसा के, फिर अपने जो भी इंटरेस्ट है उन्हें निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इंडिया की इस टाइप की नेगेटिव पॉलिसी नहीं है। इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट की कोशिश करता है, पहले भी हम पीछे भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो चाइना, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ को ग्रांट भी देता है। तो बहुत जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया के ग्रांट से ही चल रहे हैं, और ग्रांट कोई लोन नहीं होता, और इसे ना किसी दूसरी कंट्री को वापस करना होता, तो उसका बर्डन नहीं रहता। चाइना ने श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाया, फिर उसका हम्मन टूटा, 100 साल के लिए लीज पे लिया, जो इंडो पैसिफिक में चाइना का डोमिनेंस बताता है और इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए थोड़ा उससे थ्रेट है। तो ये सारे डायमेंशन हम कवर करेंगे। अब कुछ देख लेते हैं हम। प्रीलिम्स में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, रीजनल ग्रुपिंग है, और कोई लोकेशन इन न्यूज़ है, तो ये देखा गया कि उससे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन उसी से होते हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग कंट्रीज़, कौन सी कंट्री नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। तो ये ग्लोबल और रीजनल ग्रुपिंग से हो गया ये क्वेश्चन। अब एक आ गया बिम्स्टेक, रीजनल ग्रुपिंग से हो गया। अब ये मेन जो रीजनल ग्रुपिंग है अपनी, बिम्स्टेक, सार्क, एससीओ, तो इन पे मेनली फोकस क्या करना चाहिए अपन को कि ये मीटिंग इनकी लगभग हर एक पिछले 2-3 साल की, और नेक्स्ट आने वाले ईयर में इनकी मीटिंग्स कहाँ होने वाली हैं, और उस मीटिंग में इनकी थीम क्या रही है, मेनली इन चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए। और एक बैकग्राउंड कि बिम्स्टेक का फॉर्म हुआ, इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है, इस टाइप से हमें रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग को तैयार कर लेना चाहिए। अब देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन, रीजन इन न्यूज़। तो ये कुछ रीजन है और फिर वो किस कारण से वो न्यूज़ में रहे हैं, रीजन किस कारण से न्यूज़ में रहे। तो ये उसके दिए हैं, उनका पेयर बनाना था 2023 में क्वेश्चन आया था काफ़ी। 2023 से पेयर वाले क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए, तो उस टाइप का क्वेश्चन है ये, 1 पेयर, 2 पेयर, इनमें से कितने पेयर सही है। और हमने प्रीलिम्स में 2 टाइप के भी क्वेश्चन देखे, एक तो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और एरिया, रीजन से रिलेटेड, कि ये रीजन क्यों न्यूज़ में रहा। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, कभी कभी टर्म्स न्यूज़ में आ जाती हैं, तो उन पर विशेष फोकस करना चाहिए। जैसे 2 स्टेट सॉल्यूशन। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन किसके लिए यूज़ हो रहा है? न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर उठा के हम बैठ गए और उनके फिर डेली नोट्स बनाए। न्यूज़पेपर को भी हम एक थेमेटिकल अप्रोच से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, काफ़ी क्रिटिकल
रीज़न है ये। इसमें अगर कोई भी चीज़ घटित हो रही है, न्यूज़ में आ रही है, तो उस लोकेशन को हमें मैप पे देखना चाहिए। आईआर की अंडरस्टैंडिंग मैप से बहुत अच्छी बनती है। मैप जितना ट्राई करोगे उतना सही रहेगा। मैप से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आती है। मैं जब आगे लेक्चर सीरीज़ लाऊंगा तो मेनली मैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी थीम को मैप के जरिए से समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे ये 2 स्टेट सॉल्यूशन इसराइल और पैलेस्टीन को लेके न्यूज़ में रहता है। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA, अब ये 2017 में पूछा था, लेकिन अब इसका हाल ही में रिसेंटली नेगोशिएशन कंप्लीट हो गया। ये इंडिया और EU का FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। रिसेंटली जो FTA साइन हुए हैं वो इंडिया और यूके इंडिया और यूके, इंडिया का साइन हुआ है इंडोनेशिया के साथ और अपना यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने साइन हुए हैं, अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इन पर विशेष फोकस करना चाहिए। उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उन पर स्पेशल फोकस करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। करंट अफेयर का इंटीग्रेशन अपना रहेगा ही, मैं पहले बता चुका हूँ। इस सब्जेक्ट में करंट अफेयर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमें केवल करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर हम तैयार करेंगे, PYQ एनालिसिस करेंगे, फिर उसमें से थीम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर जो थीम बनती हैं उनसे ही लगभग हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। फिर उन थीम की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके, उसका बैकग्राउंड तैयार करके, फिर उससे हम करंट अफेयर को लिंक करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे वो अभी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, VTIA वाला, अब ये 2017 में भी आया था प्रीलिम्स में, लेकिन इंडिया EU FTA तो आज भी न्यूज़ में है। तो बेसिक्स तो वही रहेंगे, बेसिक्स तैयार करेंगे, लेकिन आज जो डेटा फैक्ट फिगर बदले हैं बस उस टाइप के करंट अफेयर को लिंक करना होता है, और बेसिक्स तो वही हैं। अब जैसे पैलेस्टाइन और अपना इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमेशा से चला रहा है, बेसिक्स तो इसके वही हैं, लेकिन करंट में जो भी डेवलपमेंट होती है उसे हम लिंक करने का को ट्राई करेंगे। पहले भी बता चुका हूँ, IR को पढ़ना है तो मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकार की मैपिंग से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, मैप को अपना बेस बना के IR की स्टडी करेंगे। IR पढ़ने के लिए सोर्स क्या होना चाहिए? अगर बेसिक्स के लिए NCERT की बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, काफ़ी अच्छी बुक है और इसे मस्ट पढ़ना चाहिए बेसिक्स के लिए। इसमें करीब करीब 7 चैप्टर हैं। इसमें बाइपोलैरिटी के बारे में बात है, इसमें साउथ एशिया के बारे में चर्चा की गई है। फिर कंटेम्प्रेरी पावर जैसे US और रसिया के बारे में पूरा चैप्टर है, और एक चैप्टर इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज। IR में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी मेंस पास में है, तो 2026 में जो मेंस दे रहे हैं, अगर उन पर टाइम हो तो एक दिन में इस पर एक हल्की सी नज़र घुमा सकते हैं, देख सकना तो देख लेना। लेकिन जो 27 का दे रहे हैं एग्ज़ाम, उन्हें तो ये वाली बुक मस्ट पढ़ना चाहिए, 12th की। NCERT 12th की पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी की, आप ज्योग्राफी की NCERT अगर 12th की पढ़ लेते हो तो आपका ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो जाता है। फिर डायमेंशन, करंट से, इंडियन सोसाइटी से बहुत सारी डायमेंशन मिल जाती हैं, लेकिन ज्योग्राफी आपका NCERT 11-12 से अच्छा कंप्लीट हो जाता है। और कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके लिए एक कोई बुक, स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो UPSC को सिलेबस को कवर करती हो। तो IR के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है जो UPSC में कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। वैसे तो बहुत सारी बुक है, लेकिन उनमें चर्चा वही होती है, करंट अफेयर के कंपाइलेशन है, ठीक है। लेकिन इस टाइप की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देगी अपन को, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाएगी, वो 12th की NCERT है, इसी से पढ़ना चाहिए। अब जो 27 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें एक न्यूज़पेपर मस्ट पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर की मेंस में तो इंपॉर्टेंस है ही, प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अपन चर्चा कर ही चुके हैं पहले, रीज़न इन न्यूज़, टर्म्स इन न्यूज़, जैसे 2 स्टेट सॉल्यूशन, BTIA, तो इस टाइप के तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट्स उसी चीज़ का बनाना है जो डायरेक्टली लिंक है आपके सिलेबस से, डायरेक्टली जो थीम से, PYQ में जो थीम आ रही है उनसे रिलेटेड है। नोट्स ये मतलब नहीं है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें कोई भी आर्टिकल आया कोई भी ओपिनियन आया, उसे लेके बैठ के पढ़ गए, उसका शॉर्ट्स बना लिया, ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू थीम, अकॉर्डिंग टू PYQ नोट्स बनाओ, अगर न्यूज़पेपर के बनाना है। न्यूज़ ऐसा बेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसकी डेली न्यूज़ आ रही है तो उसकी डेली क्या नोट्स बनाओगे? कभी एक आध आर्टिकल मिल गया, PYQ एनालिसिस कर लिया हमने, PYQ देखे हैं, थीम देखी है, और एक बार कुछ डायमेंशन अच्छी मिल गई, बस एक बार बना के तैयार, ख़त्म करो। PIB को आपको देखना चाहिए, लेकिन PIB डेली बेसिस पर देखोगे, इसमें बहुत फैक्ट फिगर इकट्ठा हो जाएगा, तो इसमें PIB में आप डेली बेसिस पे नहीं देखो। इसमें PIB में एक सेक्शन है
आप पीआईबी के जो मिनिस्ट्री वाला टैब है उसमें जाओगे तो सारी मिनिस्ट्रीज़ दी रहती हैं। तो सारी मिनिस्ट्रीज़ के बाद उसमें एक टैब आएगा आपका पीआईबी बैकग्राउंडर। पीआईबी बैकग्राउंडर करके होगा। तो उसमें क्या है, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल पे लिखा रहता है, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल रहते हैं उसमें। तो उसमें लगभग तुम्हें यूपीएससी अकॉर्डिंग टू यूपीएससी के सिलेबस बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ऐसे उसमें आईआर के बहुत सारे टॉपिक कवर हैं, तो आपको पीआईबी से वहाँ जाके तो जरूर देखना चाहिए, उन आर्टिकल को जरूर पढ़ना चाहिए। और जिस प्रकार से 2026 का प्रीलिम्स आया उस हिसाब से तो पीआईबी पे एक नज़र डेली घुमाना चाहिए। जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको लगे कि डायरेक्टली लिंक है उसे थोड़ा देखना चाहिए। पीआईबी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया करंट सिनेरियो में 2026 को 6 की प्रीलिम्स की अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को देखते हुए। अब कॉमन मिस्टेक हम आईआर पढ़ते समय क्या करते हैं, कोई भी करंट अफेयर कंपाइलेशन उठाया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट होता है ना तो उसकी एक वोकैब होती है। इसी टाइप से आईआर की भी एक वोकैब है। जैसे हमारा जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी, जियो इकोनॉमिक्स, मल्टीपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये सब चीज़ें क्या, ये एक तरह से आईआर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो ये एक तरह से आईआर का वोकैब है। तो इनकी जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक करंट अफेयर के कंपाइलेशन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए आईआर में पीवाईक्यू और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू और थीम के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो फिर आईआर में आप फैलते चले जाओगे, उसका कोई एंड नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने आप को लिमिट करने के लिए आईआर के पीवाईक्यू और थीम को बेस बनाना चाहिए, और फिर उन थीम को निकाल के हमें उनका बेसिक्स तैयार करना चाहिए। फिर करंट अफेयर इंटीग्रेशन का काम तब होता है। अब डायरेक्ट हम कोई करंट अफेयर कंपाइलेशन लेके बैठ गए और उसे पढ़ेंगे तो उससे कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, कोई एनालिटिकल अप्रोच डेवलप नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी रहती है। हमें लगता है कि आईआर करंट इशू बेस्ड है, करंट इशू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो करंट को पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा काम। ये नहीं होना, तो इस पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। इग्नोरिंग मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंडिया चाइना बॉर्डर इशू पढ़ रहे हो, अब आपने देख लिया कि इंडिया चाइना गालवान इशू हुआ, तो गालवान की एक्चुअल लोकेशन क्या है। मे बी यूपीएससी 21 या 22 में आया था क्वेश्चन, उसकी लोकेशन पूछी थी। तो उसमें ऑप्शन कुछ इस टाइप से सेट थे, लद्दाख के नॉर्थ में है और इसी टाइप से कुछ थे। तो उसमें क्या था, जब तक आप मैप नहीं देखते ना, जिसने मैप में उसकी लोकेशन नहीं देखी होगी वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया होगा, और जिसने मैप में लोकेशन देखी होगी उसने उस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट किया होगा। अब ऐसे ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, INS है इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये तो 25 या 24 में आया था ये वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स में। अब जिसने इसे मैप पे देखा होगा उसने ईजिली इस क्वेश्चन को किया होगा, और जिसने नहीं देखा होगा ऐसे ही कहीं से पढ़ा होगा तो उसमें एक ऑप्शन इस टाइप से सेट था, उसमें जरूर कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। तो मैप बेस्ड स्टडी आईआर को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देती है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर इन आंसर, हम प्रत्येक थीम और सब थीम को लेके पीवाईक्यू पर डिस्कशन करेंगे, और एक आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसमें भी अच्छी चर्चा करेंगे। मेन फोकस ये रहेगा कि इस सीरीज़ को हमें 1 अगस्त तक एंड करना है अभी 2026 के हिसाब से, और ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और इस सीरीज़ को जो 2027 दे रहे हैं वो भी अभी से देखें, और क्योंकि ये सीरीज़ 2027 के मेंस के अकॉर्डिंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो ये नहीं है कि ये 15 लेक्चर खत्म हो गए तो उसके बाद, ये अभी मेंस यूपीएससी 2026 मेंस पर्सपेक्टिव से हम इसे 1 तारीख तक खत्म करेंगे, मेन थीम, फिर डिटेल डिस्कशन चलेगा 1 तारीख के बाद। तो जो 2027 में दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उसमें हम आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंट्रो किस टाइप के लिखें, बॉडी पार्ट में क्या लिखें, वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। थोड़ी थोड़ी अभी भी थीम बेस्ड जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो जो 26 में मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चनों की स्ट्रक्चरिंग करेंगे, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सोशल मंत्रा IAS, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। जो पीवाईक्यू है आप उन्हें लिख के डाल सकते हैं, हमारी टीम उन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से एवेलुएट करेगी और आपको एक अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करेगी। तो इसमें आंसर राइटिंग भी ऐड रहेगी। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईआर वैसे तो बहुत वास्ट है, पर पीवाईक्यू और थीम को अगर हम देखें ना तो आईआर की भी एक लिमिट है, और उस लिमिट में हम रह के प्रिपरेशन करें और फिर उसे बार बार रिवीजन करें। तो रिवीजन इज़ अ की ऑफ सक्सेस फॉर दिस एग्ज़ाम। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा वो उस पर डिटेल डिस्कशन होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे,
और उसके बाद हम सिलेबस को डायरेक्ट हिट करना चालू करेंगे। इंडिया नेबर्स, इंडिया नेबर में उसके थीम निकालेंगे, PYQ निकालेंगे और फिर PYQ का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और वैल्यू एडिशन के लिए करंट अफेयर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, कुछ हम लोग, हमारी टीम में भी कोशिश कर रही है कि PIB से बहुत सारे डेटा फैक्ट निकाले जाएं जिन्हें हम IR की आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और IR की आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ होगा, ये हम आगे आने वाले लेक्चरों में उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। इंडिया नेबर्स के बाद मेजर पावर में आपका इंडिया US, इंडिया EU, इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया लैटिन अमेरिका भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 26 को देखते हुए, लेकिन फिर भी एक टाइम रहा तो थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करेंगे। वेस्ट एशिया 26 के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इस पर क्वेश्चन आने के चांस है वेस्ट एशिया क्राइसिस पे। ठीक है, अब वेस्ट एशिया में क्राइसिस US और ईरान की हुई है, तो इंडिया, हम सोचें कि इंडिया और ईरान से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो मे भी इस टाइप का नहीं होगा, वो होलिस्टिक ब्रॉड वे में क्वेश्चन होगा जिसमें सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ कवर होंगी। और वेस्ट एशिया में कोई भी चीज़ घटित होती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या पड़ता है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पे क्या पड़ता है, इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे क्या पड़ता है। तो इस टाइप से हम इनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, ब्रिक्स, SCO, I2, U2, बायलैटरल ग्रुपिंग है, क्वाड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक, इंडिया और चाइना को लेके, जिस टाइप से चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ रही है उसको टैकल करने के लिए ये मेनली I2, ऑकस और क्वाड बनाए गए। पिछले PYQ में मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि ऑकस की प्रेजेंस, देखते हैं इसमें स्लाइड में शायद मैंने ऐड किया हो। ये वाला क्वेश्चन आया था, ऑकस इंडो पैसिफिक रीजन में ऑकस की प्रेजेंस सुपरसीड कर रही है क्या एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन दी इंडियन ओशन रीजन। ये क्वेश्चन इसी के लिए था, ऑकस की प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में करंट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप यानी क्वाड को लेके था। तो आगे डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये बायलैटरल ग्रुपिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, UN रिफॉर्म मेनली, WTO रिफॉर्म मेनली, इन चीज़ों को कवर करेंगे। इंडियन डायस्पोरा, अभी तक देखा गया है पिछले 2013 से 2025 तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, मेनली 2 ही क्वेश्चन आए हैं, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी कुछ डायमेंशन है इसकी, इन चीज़ों को कवर करेंगे हम। इसमें 2 ही डायमेंशन बनती हैं, एक तो इंडिया का वेस्ट एशिया में डायस्पोरा और वेस्ट कंट्रीज़ में है, और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम डिटेल में। अब साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का डायस्पोरा है, तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन साउथ ईस्ट एशिया में होगा, तो इसमें इंडियन डायस्पोरा काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा। तो डायस्पोरा भी एक अच्छी थीम है और ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्वेश्चन आने के भी चांस है, तो हम इसे वहाँ से कवर करेंगे। करंट अफेयर से लिंक रहेगी। PYQ मैं इतनी चर्चा कर ही चुका हूँ, PYQ पे ही बेस्ड रहेगा ये सीरीज का। लगभग ये इंश्योर करते हैं हम, लगभग सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा विद आंसर राइटिंग अप्रोच। अभी 1 तारीख तक ही हमारे करीब 15 लेक्चर रहेंगे, और 1 तारीख तक हम कोशिश करेंगे सारी थीम कवर हो जाए, PYQ कवर हो जाए, और एक आंसर राइटिंग अप्रोच आपका बन जाए। और करंट अफेयर हमारे पास, हमारी टीम करंट अफेयर प्रिपेयर कर रही है, कुछ उस टाइप की डेटा फैक्ट शीट प्रिपेयर कर रही हैं जिन्हें हम डायरेक्ट IR के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। सो थैंक यू, इतना ही है। नेक्स्ट कल मिलते हैं हम, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।